चलो ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है ना, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार राउल्ट का जो नियम पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं, क्योंकि ये पूरा उसी के ऊपर क्या है, मतलब जो डिफरेंस वगैरह या जो भी इसके बारे में बताओगे पूरे उसके लिए राउल्ट का नियम अच्छे से क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, राउल्ट लॉ क्या था, ये पहले तो ये बताओ कि राउल्ट का नियम जो होता है वो किसके लिए होता है, वेपर प्रेशर के लिए था ना। इसका जो फॉर्मूला बनाया गया है वो किसके लिए बताया गया, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के लिए। तो वाष्प दाब के लिए पहले अपने पास जो भी, और सॉल्यूशन इसका कैसा होना चाहिए, किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए है वो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड 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 लिक्विड। ये भी ध्यान रखना कि इसका जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन के ऊपर बताएगा तो दोनों जो आपके होने चाहिए, मतलब कहने का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलेय और विलायक जो है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके लिक्विड ही होने चाहिए। और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। वोलेटाइल मतलब क्या होना चाहिए, वाष्पशील, क्योंकि वेपर प्रेशर चाहिए तो दोनों का वेपर क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो, जो भी मैटर ले रहे हो, तो वो कैसा कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल, वाष्पशील। तो क्या बताया था कि जो भी किसी भी वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं, किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, आंशिक वाष्प दाब, वो क्या होता है, उसी वेपर के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला तो यही निकाले थे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के, जो भी वेपर फॉर्म में जा रहा है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। फिर इसको पूरा सॉल्व किए थे तो फॉर्मूला क्या निकाले थे, पी इक्वल टू, जैसे पी नॉट, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप दो सब्सटेंस ले लो, सॉल्वेंट को मान लो ए है और सॉल्यूट को मान लो क्या है, पी है। तो अगर सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मोल फ्रैक्शन, है ना ये। फिर इसको पूरा सॉल्व करते थे तो लास्ट में फॉर्मूला क्या निकलता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये निकालते थे ना। जहाँ पे ये क्या है, पी ए क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ए, ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब कौन सा मोल फ्रैक्शन, जो वेपर बन रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं, जो वेपर बना था, जैसे इसमें अपने कंटेनर में, जैसे जो भी मान लो ये ए है, तो इसका जो भी वेपर, इसका जो वेपर बना था यहाँ पे जो आ रहा है, तो यहाँ के मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कि वेपर जो प्रेशर लगाएगा वो कौन लगा रहा है, वेपर लगा रहा है ना। तो मोल फ्रैक्शन भी अपने को, यानी कि जो मोल प्रभाज लेंगे वो भी किसका लेंगे अपन, वेपर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखा रहा है वो इस वेपर का मोल फ्रैक्शन है। ऐसे ही आप बी का निकालते थे तो बी के लिए भी यही फॉर्मूला बनता है, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी निकालते थे। तो ये क्या हो गया, ये बी वाले का है, मान लो ये सॉल्यूट हो गया। तो विलेय का जो आंशिक वाष्प दाब है, यानी सॉल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो उसके प्योर वेपर प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे कहाँ गया फॉर्मूला ये, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले लिखोगे, है ना। जो बी है यानी सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विलेय का वाष्प आंशिक वाष्प दाब जो है वो विलेय के वाष्प के मोल प्रभाव के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल लगा के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ठीक है। यहीं से आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी क्या बोल सकते हो आप इसमें, कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का, यानी किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, वो उसके प्योर वेपर प्रेशर यानी शुद्ध वाष्प दाब और उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, बोल सकते हैं ना। क्लियर हुए, ये यहाँ पे भी दोनों वही है। तो चाहे तो आप अब इसको अलग अलग बोलना हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम दे के भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। फिर इसी के लिए सॉल्यूशन का क्या निकाले थे, तो सॉल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, अगर अपन ए और बी दोनों को मिला देते हैं तो जो अपना सॉल्यूशन तैयार होता है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या निकाले थे कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है राउल्ट के हिसाब से, तो वो क्या बोला कि दोनों सब्सटेंस के पार्शियल वेपर प्रेशर के यानी आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये जितने भी आप बोल रहे हैं ये सब राउल्ट के डेफिनेशन में बोल सकते हो। शुरुआत जहाँ से किए वहाँ से भी बोल सकते हो, पार्शियल वाला जो फॉर्मूला बना यहाँ से भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन वाला जो फॉर्मूला बना यहाँ पे भी बोल सकते हो, समझ गए। यानी तीन तरीके से आप राउल्ट का फॉर्मूला क्या कर सकते हो, मतलब बता सकते हो और उसका डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। तो ये वाले में क्या हुआ, ये वाले में क्या बता रहा है, किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है वो उसके क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे ध्यान रखना पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके गैस के या वेपर के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको सॉल्व करके ये जो फॉर्मूला बनाए तो यहाँ से क्या बोलेंगे, किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके प्योर वेपर प्रेशर शुद्ध वाष्प दाब और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के इक्वल होता है। अब तीसरा ये जब ये वाला जब बोलोगे तो ये सॉल्यूशन वाला है,
तो किसी भी सॉल्यूशन का यानी विलयन का राउल्ट के हिसाब से जो बोला जा रहा, तो उन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, अब यहाँ पार्शियल नहीं बोलोगे, ये ध्यान रखना, ये वाले में पार्शियल ना बोल देना। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, विलयन का वाष्प दाब यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसमें सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन एक का तो बनता नहीं है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिला के बनाया जाता है ना। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें अपने सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि वाष्पशील पदार्थ जो हैं, उन सभी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है किसका प्रेशर, सॉल्यूशन का। समझ गए? तो 3 तरीके से इसका डेफिनेशन बना, कोई डाउट? ठीक है, बाकी ग्राफ व्राफ तो बनता ही है, क्लियर ही है, सबका अलग अलग बनाए थे, सॉल्यूशन का भी बना चुके थे, है ना। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं अपना टॉपिक आगे। चलो तो समझते हैं अपना कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये बोला जाता है कि जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो करता है उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर ना, क्या बोला, वह सॉल्यूशन यानी कि विलयन जो राउल्ट के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है या पालन करता है बोल सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। यानी कि आदर्श विलयन। और दूसरा क्या बोलोगे, जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो नहीं करता तो वो कौन सा कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन। ये तो हो गया मेन इसका वो डिफरेंट। ठीक है ना। अब जरा ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा और कौन सा सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा। वेपर प्रेशर को फॉलो करता है। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा बता जा रहे हैं लेकिन मेन न बता पा। अरे चल देखो, पहले तो जो बोला गया है इसमें क्या बोला है कि भाई वह सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को क्या करता हो, फॉलो करता हो। पहली बात क्या हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, और सॉल्यूशन में किसके नियम को फॉलो करना है, राउल्ट के नियम को। तो पहले ये बताओ सॉल्यूशन के लिए राउल्ट का कौन सा नियम लगा था, लास्ट वाला लगाए थे ना, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये जो नियम लगाए थे, तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि अगर मान लो मैं दो अलग अलग मान लो सब्सटेंस लेता हूँ, ठीक है ना, उन दोनों अलग अलग सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर जो आएगा निकालेंगे, तो अगर सॉल्यूशन जो होगा, तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर यानी विलयन का जो वाष्प दाब है, अगर वो दोनों सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि वो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है। पहले तो जो राउल्ट का नियम फॉलो करने का मतलब क्या है, उसका जो सूत्र उसने अपना बनाया है वो क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन इस राउल्ट के सूत्र को, नियम को, फॉर्मूले को वेरीफाई कर देगा, इसका मतलब वो आइडियल है। तो वेरीफाई कैसे करेगा, सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आप बनाए हो उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर यानी विलयन का जो वाष्प दाब है, उसमें आप जिन जिन कंपोनेंट को मिला के आपने वो सॉल्यूशन तैयार किया है, जैसे दो अलग अलग कंपोनेंट है ना, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को मिला के आपने विलयन बनाया, तो वो दोनों का जब मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो प्रेशर आ रहा है वो आपने जो दो कंपोनेंट लिए थे उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर आना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर ये बराबर नहीं आता तो वो नॉन आइडियल। मतलब अगर इक्वल है, इसमें ये बोल सकते हैं अगर ये इक्वल है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर मान लो पी एस इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो हमने स्टेटमेंट में बता दिया। फॉलो करना मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर आना, तो वो आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो ना करना मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल ना आना, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बट बात ये आप मैं पूछ रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा ये अपने को, ये तो हम स्टेटमेंट बता दिए हैं। फॉलो कर रहा मतलब बराबर आना चाहिए,
अब फॉलो ना करना मतलब इधर का और उधर का प्रेशर बराबर नहीं आना चाहिए। ये तो अपन ने स्टेटमेंट जो बोला वो सीधे बना दी। बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर, सम के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है ना। तो वो कैसे पता करते हैं, तो हमारे पास जो दो कंपोनेंट आप जो बनाए हो, लिए हो, जैसे मान लो ये एक ए वाला है और ये मान लो दूसरा बी वाला है, ठीक है ना। इन दोनों को पहले एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इन दोनों का पहले पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला जाएगा एक्सपेरिमेंट से। मतलब इसमें हम दो अलग अलग क्या ले लिए, कंपोनेंट ले लिए, ठीक है ना। मान लो एक सॉल्यूट मान लो और एक को सॉल्वेंट, एक को विले और एक को विलायक। अभी यहाँ प्योर में है, ठीक है ना। हमने इनका क्या निकाल लिया, जब यहाँ पे कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है तो इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, और एक फिक्स टेम्परेचर भी रखना है, ध्यान रखना, कंडीशन को भूलना नहीं, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए और स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम स्टेट में, फिक्स टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम स्टेट में वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं उनके वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले ऐसे अलग अलग करके इनका क्या निकाल लिया जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर। तो ये कैसे निकालेंगे, तो उनके पास प्रेशर नापने वाली क्या रहती है, कोई ना कोई डिवाइस रहती है जिससे वो प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर दो कंपोनेंट लिए और उन दोनों का एक फिक्स टेम्परेचर पर उनका, जब वो मान लो उन्होंने उसको एक फिक्स टेम्परेचर पर रखा और जब वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो उस समय उन दोनों का प्रेशर उस डिवाइस की मदद से क्या कर लिया गया, मेजर कर लिया गया। इतना समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, प्योर वेपर प्रेशर क्या कर लिया गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है ना। पूरा प्रैक्टिकल द्वारा पहले अपन उसका पूरा सब वैल्यू क्या करेंगे, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं इन सबको प्रैक्टिकल द्वारा पहले निकाला जाता है। तो प्योर वेपर प्रेशर कैसे पता चलेगा कि किसका किस टेम्परेचर पर कितना प्योर वेपर प्रेशर है। तो वही एक कोई फिक्स टेम्परेचर दोनों का लगाओ और इनका जब ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए साम्यावस्था की स्थिति में, तो प्रेशर नापने वाले डिवाइस की मदद से, जैसे बैरोमीटर जो होता है तो वो प्रेशर नापता है, ठीक है ना। तो उसकी मदद से इनका प्रेशर क्या कर लेते हैं, दोनों का नाप लेते हैं। अभी इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये दोनों क्या है, प्योर है। तो इसका जो प्रेशर आएगा वो प्योर वेपर प्रेशर आएगा, तो वो आप मेजर कर लिए और इसको लिख लो अपना, जो भी प्योर वेपर प्रेशर आया इनका, ठीक है ना। उसके बाद हम कितना मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं वो अपने को पता है कि हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं, गैसेस वगैरह जो है वो कितने अमाउंट में ले रहे हैं, कितने अमाउंट में आ रहा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। जब अपन मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला जो है ना पार्शियल वेपर प्रेशर का, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इस फॉर्मूले में रख के अपन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, दिमाग में अच्छे से बैठाते जाना, पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, ठीक है ना। अलग अलग हमने क्या किया, इनका बैरोमीटर की मदद से दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने प्रेशर मेजर किया, तो वो अपने को क्या गया, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर मिल गया। फिर उसके बाद हम कितना मोल फ्रैक्शन इनका ले रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करके इनका हम क्या निकाल लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब। अब उसके बाद समझना, अब इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाने के बाद इसी टेम्परेचर पर अब जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो इन दोनों, ये जो आपने दो पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला है, ये जो दो पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पूरा एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाले हो अभी। अब जो ये अपना पार्शियल वेपर प्रेशर है, अब इसको क्या कर लो, ऐड कर दो। यानी अब ये तुम कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैलकुलेट, कैलकुलेट करके इनका ये हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर आप प्रैक्टिकल द्वारा निकाले हो उनको ऐड करेंगे, तो जो ऐड करने पर जो प्रेशर आ रहा है ना वो सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर आना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक्सपेरिमेंट द्वारा आपने जो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब जो निकाला है पूरा बैरोमीटर से, आपने उसको निकाल के और ये कैलकुलेट करके दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लिए। अब तुम्हें इन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने पर जो वैल्यू आती है ना, अब वो देखना है कि जो ऐड करने पर अपने पास प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो सॉल्यूशन को मिलाने, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो उसी टेम्परेचर पर इतना प्रेशर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब वो कैसे निकालोगे, कि कैसे पता करेंगे कि वो जितना जोड़ने पर जो प्रेशर आ रहा है वो सॉल्यूशन उतना दे रहा कि नहीं दे रहा। वही एक्सपेरिमेंट, दोनों को मिला दो, उसको उसी टेम्परेचर पर ले जाओ, जब वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए तो फिर से वही बैरोमीटर की मदद से उसका प्रेशर नाप लो। अब देखो कि वो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है उसका प्रेशर बैरोमीटर में जो बता रहा है वो आपने जो जोड़ के वैल्यू निकाली थी उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया क्या बोला हूँ। अगर ये आपका कैलकुलेशन वाली प्रेशर जो कैलकुलेट करके निकाले हो प्रेशर की वैल्यू, अगर वो हमारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो आपने नापा है, अगर वो एक्सपेरिमेंट वाला प्रेशर ये अपने कैलकुलेशन वाले प्रेशर के बराबर अगर आ रहा है, इसका मतलब वो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है। कुछ क्लियर हुआ क्या समझा रहा हूँ, नहीं चढ़ा। अगर ये दोनों का वेपर प्रेशर पहले हम मेजर कर लेंगे, हाँ तो उसके बाद उसको हम लोग पूरा अपना वो करने के बाद सॉल्यूशन उसको वेपर प्रेशर को नापेंगे, अगर दोनों इक्वल रहा तो ये आगे सॉल्यूशन में होने। समझ गए,
मतलब ये अपन ये पहले जो आप इनका पहले जो प्रैक्टिकल द्वारा इनका अलग अलग पार्शियल वेपर प्रेशर निकाले, उनको आप जोड़ लो, तुम सम कर लो। अब वो जो जोड़ने के बाद अपना सॉल्यूशन का प्रेशर आया है, तो राउल्ट क्या बोलता है, दोनों के सॉल्यूशन का प्रेशर दोनों के बाद पार्शियल प्रेशर के सम के क्या आना चाहिए, इक्वल। तो वो जो तुम जोड़े हो वो अपना कैलकुलेशन वाला वैल्यू हो गया। अब उसके बाद ये जो मिला के जो इसका बन रहा है सॉल्यूशन बना, अब इसको मिलाया देना। पहले तो इनका तुमने अलग अलग निकाल के जोड़ लिया, अभी मिलाए नहीं हो। इनका अलग अलग पहले पार्शियल प्रेशर निकाले, उनको जोड़ लिए, वो तुम्हारे राउल्ट के हिसाब से वो तुम्हारा सॉल्यूशन का प्रेशर है, राउल्ट के हिसाब से। राउल्ट ने यही बोला था ना कि भाई सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो मैंने वही तो किया है, दोनों को सम ही तो किया है। अब सम करने के बाद जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है वो राउल्ट के नियम के हिसाब से वो सॉल्यूशन का प्रेशर है। पर अभी रियल वाला प्रेशर हम नहीं निकाले, रियल वाला प्रेशर अभी मेजर करना बाकी है। ये हमने केवल क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। राउल्ट का जो राउल्ट ने जो हमको फॉर्मूला दिया है, हमने उसके फॉर्मूले से अभी सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला, ना कि मेजर करके। तो क्लियर हो गया। तो जोड़ के जो तुम प्रेशर निकाल लिए वो राउल्ट का प्रेशर आया, ठीक है ना। अब इसको मिला दो, अब देखना है, चेक करना है कि वो जो राउल्ट ने नियम बनाया वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब इसको क्या कर दो, मिला दो। मिलाने के दोनों को मिलाने के बाद इसको उसी टेम्परेचर पर लेके जाओ जिस टेम्परेचर पर तुमने दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाला है। उस टेम्परेचर में ले जाने के बाद उस सॉल्यूशन को इक्विलिब्रियम स्टेट में आने दो, क्योंकि प्रेशर जो बताया जाता है वेपर प्रेशर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बताया जाता है। उस टेम्परेचर में पहुंचाओ और फिर जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए तो वही बैरोमीटर की मदद से इसका भी प्रेशर नापो सॉल्यूशन का। अब देखो कि बैरोमीटर का प्रेशर जो है वो इस राउल्ट वाले का जो फॉर्मूला बनाया था जो राउल्ट ने, उसके प्रेशर के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। वो रियल प्रेशर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो रियल प्रेशर है, और ये वाला कैलकुलेटेड प्रेशर है, यानी जिसको सॉल्व करके निकाल रहे हो आप। तो राउल्ट के नियम से यानी कैलकुलेटेड वाला प्रेशर और रियल वाला यानी एक्सपेरिमेंट वाला प्रेशर अगर दोनों का मैच कर रहा है, इसका मतलब राउल्ट ने सही बताया है। और जो राउल्ट के नियम को फॉलो कर गया वो आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो एक्सपेरिमेंट वाला प्रेशर है वो राउल्ट के नियम सूत्र से जो आपने सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला, अगर वो बराबर आ गया मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन, वो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहे हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट द्वारा नापा गया प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो आपके कैलकुलेशन द्वारा राउल्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाले गए प्रेशर के बराबर अगर नहीं आ रहा है, मतलब वो राउल्ट के नियम को फॉलो, और वो किस में चला जाएगा, नॉन आइडियल में। तो क्लियर हुआ कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पता कैसे करते हैं कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल। यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर कौन सा वाला है, कैलकुलेटेड वाला, यानी जो फॉर्मूला बनाया है राउल्ट ने वो कैलकुलेटेड वाला। सॉल्यूशन का प्रेशर जो एक्सपेरिमेंट वाला है, जो आपने एक्सपेरिमेंट में मेजर किया है, अगर वो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर जो राउल्ट ने अपना फॉर्मूला बनाया है उसके कैलकुलेशन से निकाला गया प्रेशर जो है, अगर एक्सपेरिमेंट वाले प्रेशर के एक्सपेरिमेंट में यानी रियल वाला ये प्रेशर है, ये जो एक्सपेरिमेंट वाला ये रियल वाला प्रेशर है, और इधर वाला ये इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया प्रेशर। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब राउल्ट के नियम को ये वाला सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन। ठीक है, क्लियर। चलो, तो क्लियर हो गया ना कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आदर्श और कौन सा अनादर्श, क्लियर कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है यानी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये वाला आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये बराबर ना है इसके, वो कौन सा कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। चलो, अगला पॉइंट इसके बारे में क्या बताया जाता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। चेंज इन एंथैल्पी जो होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो जीरो होता है। इसका आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी है, इस केमिस्ट्री वगैरह में एनर्जी के लिए एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, जीरो, आइडियल सॉल्यूशन का। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होता है, मतलब कि आदर्श विलयन में जो एनर्जी का चेंजेस आता है वो जो होता है जीरो, मतलब यहाँ पे एनर्जी में कोई भी। अच्छा ये बताओ पहले तो चेंज इन एंथैल्पी का पहले मतलब तो बता दो। एनर्जी का चेंजेस ना होगा। देखो, चेंज इन एंथैल्पी मतलब एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, मतलब फाइनल एनर्जी और ये इनिशियल एनर्जी दोनों को माइनस कर दो, तो जो आएगा डिफरेंस वो चेंज इन एंथैल्पी कहलाएगा, ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है ना। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो चेंज इन एंथैल्पी है, तो पहले तो एंथैल्पी क्लियर करो कि ये कैसे आ रहा है, और ये पूरा सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो एनर्जी, अब ये जानते होगे कि अगर मान लो हम किसी भी दो कंपोनेंट को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। वो क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको रिएक्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है,
अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के बाद एनर्जी देते हैं, हीट लॉस करते हैं। तो जो एनर्जी लेके रिएक्शन कर रहा है तो मतलब उसका एनर्जी की जरूरत पड़ी है, तो उसने एनर्जी एक्स्ट्रा क्या किया है, बाहर से लिया है। तो पहले उसकी एनर्जी कुछ और रही होगी भाई। जैसे मान लो हम क्या बोले कि ये कौन सा मान लो ले रहा हूँ, एंडोथर्मिक। भाई अपन जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाएंगे तो हो सकता है कि वो दोनों आपस में क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, रिएक्शन कर जाए, या उनके बीच में कोई भी चेंजेस मान लो देखने को मिल गए। दोनों अलग अलग नेचर के हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ कि उनके बीच में रिएक्शन हो गया, और वो कौन सा रिएक्शन कर दिया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। हीट यानी हीट या एनर्जी जो होती है वो क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बताओ, अगर जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पहले उनकी जो एनर्जी है और सॉल्यूशन में बनाने के बाद की जो एनर्जी है, पहले का एनर्जी मतलब समझ रहे हो, जब अपने पास दोनों अलग अलग थे, ये ए और बी, तो इनकी जो एनर्जी अभी इसका है वो आप दोनों का एनर्जी क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो टोटल, ठीक है। अब फिर जब इन दोनों को मिला दिए रिएक्शन के बाद, और वो रिएक्शन कौन सा है, मान लो एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये। तो अब बताओ, मिलाने के बाद जो एनर्जी होगी वो पहले वाले के बराबर होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, ज्यादा होगा। ज़्यादा। मतलब इसने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, तो पहले से ज़्यादा आएगी उसकी। तो डेल एच जो होगा वो कैसा आएगा, पहले वाला ज़्यादा है और वो पॉजिटिव आ जाएगा। भाई यहाँ के केस में अगर देखा जाए तो डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ गया, क्लियर। और अगर मान लो कि रिएक्शन कैसा हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया, कैसा हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया, मतलब कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। मतलब पहले हम इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेट कर लो, वो एच इनिशियल निकल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, एच इनिशियल हो जाएगा। और इन दोनों को जब मिला दोगे, ए और बी मिलाने के बाद जो एनर्जी होगी वो क्या, कौन सी कहलाएगी, एच फाइनल। तो अगर मिलाने के बाद इनका जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्जोथर्मिक है, मतलब मिलाने पे ये हीट क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं अपना। तो जब लॉस कर देंगे अपनी एनर्जी, तो अब फाइनल वाली जो एनर्जी होगी वो क्या, कम हो जाएगी इनिशियल वाले से। तो यहाँ पे डेल एच जो होगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्लियर। और अगर मान लो सॉल्यूशन, मतलब जो आप, ये ऐसे कंपोनेंट है कि इनको आपस में हमने मिलाया तो इनमें रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ना मैं इसने हीट लिया और ना ही इसने हीट क्या किया, रिलीज किया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ना इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ना ही इसने एनर्जी रिलीज की। तो फिर क्या, इसका मतलब जब ये एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा, तो इसका मतलब एच इनिशियल और एच फाइनल बराबर है। अब जो डेल एच निकालोगे तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करोगे तो ये दोनों बराबर है, तो कितना है, समझ गए। वो यही है बोल रहा है। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आइडियल कहलाएगा, और उस तरीके का जो होगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो भी कंपोनेंट आप मिला रहे हो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। या फिर अगर मान लो कि रिएक्शन अगर हुआ भी तो उसमें ऐसा होगा कि जैसे ही मान लो अपन उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें दोनों तरीके का रिएक्शन हो गया, मतलब कि एब्जॉर्ब भी किया और रिलीज भी किया। कैसे, जब रिएक्शन होता है ना, तो जैसे यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होंगे उनके जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। ये जो पार्टिकल है इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। जैसे मान लो ये ए है, इसको ऐसे मान लेते हैं ए ए। पहला मैंने टाइप बताया, डेल एच जीरो होना, कैसे जीरो होगा, जब इनके बीच में कोई भी रिएक्शन ना हो तो भी डेल एच क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई भी रिएक्शन ना होना मतलब हीट का कोई भी वो एब्जॉर्प्शन या रिलीजेशन कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मतलब ना सॉल्यूशन बनने के बाद ना उसने हीट एब्जॉर्ब किया है और ना ही रिलीज किया है, तो उस कंडीशन में भी डेल एच क्या आएगा, जीरो। मान लो अगर रिएक्शन कर गए तो एक कंडीशन ये है कि जैसे अपने पास दो सब्सटेंस हैं, ये ए वाले का, ये बी वाले का, तो मान लो ए वाले के पार्टिकल आपस में बॉन्ड बना के जुड़े हैं, बी वाले पार्टिकल भी आपस में बॉन्ड बना के जुड़े हैं। जब इनको मिलाऊंगा तो मान लो अगर ये रिएक्शन आपस में करते हैं तो रिएक्शन करने से पहले इनको अपने बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बिना बॉन्ड तोड़े ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट को ध्यान रखना। जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट करता है अगर, तो पहले वो ब्रेक होता है, पहले उसका बॉन्ड टूटेगा दोनों का, फिर न जाके ए को अगर बी के साथ जुड़ना है तो पहले ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो तो पहले ब्रेक होना पड़ेगा ना। इसका भी आपस में बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब फिर वो जब ब्रेक हो जाएंगे तब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, उसको जरूरत है। अगर बॉन्ड तोड़ना हो तो हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो मान लो कि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट करने से पहले, आपस में जुड़ने से पहले इनका बॉन्ड टूटेगा, तो वो पहले शुरू में हीट क्या करेंगे, उनको चाहिए रिलीज करेंगे, मतलब वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब फिर एब्जॉर्ब कर एनर्जी क्या किया इन्होंने, एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद वो उनका बॉन्ड टूट गया, उसके बाद ए और बी आपस में क्या होंगे, जाके जुड़ेंगे। तो जैसे ही आपस में जुड़ेंगे तो एनर्जी फिर वापस क्या होगी, रिलीज होगी। तो जितने मात्रा में उसने एब्जॉर्ब किया उतने ही मात्रा में अगर रिलीज भी हो गई, जितने मात्रा में एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, और उतने ही मात्रा में अगर एनर्जी रिलीज भी हो गई,
तो इसका मतलब ये है कि जितना पहले था उतना ही अभी भी है। समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूँ? यानी कि एब्जॉर्प्शन की एनर्जी और रिलीज वाली एनर्जी अगर बराबर है तब भी आप डेल एच निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गए? तो कुल मिला के लास्ट में वो यही बोल दिया जाता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो ना ही रिलीज कर रहा हो, ना ऊष्मा को अवशोषित कर रहा हो ना ही उत्सर्जित कर रहा हो, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसका डेल एच क्या आता है? 0। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई जाती है आइडियल और नॉन आइडियल की? वो ये बोला जाता है कि चेंज इन वॉल्यूम, क्या चेंज इन वॉल्यूम, ये भी अगर 0 है तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है तो वो कौन सा कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये मतलब ये है भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, मतलब कि ये फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम किसका? ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का, विलयन का अंतिम आयतन और ये प्रारंभिक आयतन। इसका मतलब समझा सकते हो थोड़ा सा? देखो हमारे पास दो मैंने सब्सटेंस ले रखे हैं, ये ए और बी है, ठीक है ना? क्लियर? मान लो कि ये हमने कितना ले लिया? 1 लीटर, बहुत ज़्यादा है यहाँ, और ये मान लो 2 लीटर ले लिया, ठीक है? तो इनका इनिशियल वॉल्यूम मतलब मिलाने से पहले, सॉल्यूशन बनाने से पहले इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? ए और बी का 3 लीटर है। अब जब इनको हम क्या कर दें? मिला दें, जब दोनों को क्या कर दो? मिला दो, ये ए और बी इसमें क्या हो चुका है? मिल चुका है, तो वो बाद का, यानी कि यहाँ पे जो भी फाइनल है वो, ठीक है ना, ये वाला भी फाइनल है और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये भी इनिशियल है, इधर का जोड़ने के पहले वाला जो है ये कौन सा? भी इनिशियल है। और इन दोनों को मिला दिए अब जब, तो जो सॉल्यूशन तैयार हो गया है वो भी फाइनल है, मतलब इनिशियल वाला अलग अलग है, ठीक है ना? जितना वॉल्यूम आपने ले रखा है दोनों का अलग अलग, वो काउंट कर लो। अब फिर उसके बाद दोनों को क्या कर दो? मिला दो। अब मिलाने के बाद इसका टोटल वॉल्यूम काउंट करो, अगर उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर चेंजेस आ गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा समझना, जो इसमें कहानी बोल रहा हूँ, चेंजेस नहीं आना, आना वाला जो है, जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 3 लीटर का बनेगा या 3 लीटर से कम बनेगा या 3 लीटर से ज़्यादा आएगा? पक्का? बनना चाहिए सर, बनना चाहिए, ये नहीं भी बनेगा, इसका रिएक्शन हो गया है हाँ, तो तो कम भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता काहे अमाउंट चेंज हो जाएगा इसका? है। जब इकट्ठा उसमें मिला देंगे तो जाए आखिर जाएगा तो उसमें इकट्ठा तो, जाएगा तो इकट्ठा 3 लीटर होगा। अब कैसा बदल गए? समझ में आया क्वेश्चन? मेन पहले पॉइंट समझ में आया क्या पूछा हूँ मैंने? क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों का अगर मैं मिलाऊंगा तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 3 लीटर का ही होगा कि 3 लीटर से कम होगा कि 3 लीटर से ज़्यादा? पक्का? ठीक है ना? अगर 3 लीटर का ही है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कितना आ रहा है? 0, क्योंकि अगर उधर 3 लीटर आ रहा है तो इधर भी 3 लीटर ही है, मिलाने के पहले भी 3 लीटर है टोटल, ये मिलाने के बाद भी 3 लीटर आ रहा है, तो उसका चेंजेस अगर निकालोगे तो वो क्या आएगा? 0। ये वाला कैसे बन रहा है? बोल रहा है अगर बराबर नहीं आए, मतलब इसका मतलब हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकता है। अगर ये कंडीशन बोल रहा है कि चेंजेस इन वॉल्यूम 0 अगर है तब वो आइडियल कहलाएगा, और अगर चेंजेस इन वॉल्यूम 0 नहीं है, मतलब मिलाने के बाद का जो वॉल्यूम आएगा वो पहले के बराबर नहीं आएगा, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, तो वो नॉन आइडियल में चला जाएगा। तो मेन सस्पेंस यहीं आ रहा है, कम और ज़्यादा कैसे हो गया भैया? 1 और 2 को मिलाऊंगा तो 3 लीटर ना बनेगा। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ये कहीं उड़ उड़ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखे रहना। बोलेगा नहीं। हाँ, वो पूरा है कंटेनर, वेपर, प्रेशर वेशर के बारे में जब बात की जाती है तो पूरा बंद में बात की जाती है। ये सबसे पहले पॉइंट बताया गया था कि जब भी आप वेपर प्रेशर के बारे में, राउल्ट का चल रहा है ना, राउल्ट पूरा वेपर प्रेशर का है, राउल्ट का जो पूरा नियम है वो किसके ऊपर है? वेपर प्रेशर के ऊपर है। तो ये कंटेनर बंद रहेगा, मतलब ये बाहर नहीं जा सकता। क्या नहीं होगा? वही तो होता है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है, पहली बात ये एक कंडीशनल है, आइडियल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना? वो लास्ट में मैं ले जाके इतना सारा पढ़ाने के बाद लास्ट में यही एक अक्षर बोल दूंगा, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? क्लियर? तो कंडीशन है चल रहा है, मेन यही होता है, पर ऐसा नहीं है, वो भी मिलता है, केस दोनों मिलते हैं, ठीक है? तो मेन ये समझाओ, ये वाला जो है ये क्या है? ये कैसे पंचायत कर रहा है यहाँ पे?
डेल भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर से कम भी हो सकता है, 3 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? अब होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता भी है। वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ना हो वॉल्यूम उससे क्या करना है आपको? उससे क्या करना है डेंसिटी इक्वल टू मास हाँ वॉल्यूम इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी हाँ, पर यूनिट डेंसिटी वो पर यूनिट डेंसिटी में क्या? लेकिन जा सही रहे हो, कॉन्सेप्ट सही पकड़े हो। मात्रा तो नहीं चेंज होगा, वही तो फिक्स ले रखे हैं। क्या बोला मैंने? कंटेनर बंद है, ये बाहर नहीं जा सकता। तो जब आप उसको तो 30 वाले मिलाएंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, बाहर नहीं जा सकता, कंटेनर बंद है। कब से बोल रहे हैं कंटेनर बंद है, पैक है, बाहर नहीं जाएगा, मतलब मास चेंज नहीं होगा। इधर समझो क्या बोल रहा हूँ, कंटेनर बंद है मतलब मास चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है? जितना यहाँ मास है उतना ही वहाँ पे भी मास है, मास नहीं चेंज हो सकता इसका, क्योंकि कंटेनर बंद है और ये बाहर वेपराइज होके बाहर नहीं जाएगा। अगर ये तुम कंटेनर खोल के रखोगे तो फिर वेपर कहाँ बनेगा? वेपर तो बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, समझ गए? हाँ, और राउल्ट का नियम पूरा वेपर प्रेशर के लिए है। तो बताओ भाई, कुछ लॉजिक लगाओ, क्या हो, ऐसा क्या होगा उसमें कि उसका वॉल्यूम पहले 3 लीटर है, 3 लीटर से मान लो 2.5 लीटर पहुंच गया या 3.5 लीटर पहुंच गया। हाँ सही पकड़े हो। तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा 3 लीटर से? समझ रहे हो, मैंने 3 लीटर लिया है, अब मैं बोल रहा हूँ 2.5 लीटर या 3.5 लीटर। हाँ सब बंद है। अब ना पूछना क्लोज है कि नहीं, ठीक है? मैं कब से बता रहा हूँ कब बंद है वह। हाँ सही है, हाँ हाँ सही है। तो बताओ ना क्या होगा? वॉल्यूम तुमको नहीं बढ़ाना है, हमको देखना है कि बढ़ेगा कि घटेगा, वो हमको चेक करना है, तुमको थोड़ी बढ़ाना है। तो वो बताओ क्या होगा? डेंसिटी क्यों बढ़ाएंगे? मतलब बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते भैया यहाँ पे, तुमको कुछ नहीं करना है। हम केवल इतना ही इतना ही कर सकते हैं कि मैं इन दोनों को मिक्स कर सकता हूँ, बस हो गया। डेंसिटी बढ़ेगी कैसे? सर 1 लीटर है, हाँ। 2 लीटर 3 लीटर होगा, हाँ। ठीक है? तो मतलब थोड़ा तो वो बढ़ना, कंटेनर नहीं बढ़ना है, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो उसमें पार्टिकल तो और ज्यादा आ जाएंगे ना। तो पार्टिकल ज्यादा आने से क्या करना है? घनत्व तो बढ़ेगा। घनत्व का डेफिनेशन बोलो थोड़ा सा, डेंसिटी का। वॉल्यूम में जितना मास हाँ। मिला है तो पर यूनिट में देखा जाता है ना, तुम कितना मिला रहे हो उससे थोड़ी लेगा। मान लो मैं एक तो बर्तन में मान लो 1 लीटर पानी लिया हूँ, दूसरे में 2 लीटर पानी लिया हूँ, उसको मिला दूंगा तो क्या पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी? लॉजिक पकड़ो, बाकी सही जा रहे हो, पर जो बता रहे हो उसमें भी थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ वो क्या चीज़ को ध्यान रखना। जैसे तुम्हारे तुम ये इमेजिन कर रहे हो कि इसको मिला दूंगा, यहाँ मास इसका अमाउंट बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, मास को कांस्टेंट रखिए। हाँ मास कांस्टेंट ही रहेगा, मास तुम नहीं चेंज कर सकते। तो अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो बढ़ेगा ही ना, जब दोनों को मिक्स करें तो बढ़ेगा ही। मतलब तुम इसकी, क्योंकि आपने कहा कंटेनर क्लोज है, वेपराइज हो नहीं रहा है। ये 1 लीटर है, फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 लीटर है, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? मिला दूंगा तो अब तुम कैसे बोल रहे हो बढ़ेगा? चलो बताओ। यार ये दोनों अलग अलग कंटेनर है ना। हाँ तो मतलब कंटेनर चेंज कर दूंगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मैंने बोला ये इनिशियल और फाइनल जो वॉल्यूम है, मतलब मिलाने के पहले का टोटल वॉल्यूम। हमने अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया, ये दोनों अलग अलग है, ए अलग है बी अलग है। ये 1 लीटर है वो 2 लीटर का है, मैंने 2 अलग अलग सब्सटेंस लिया, एक मैंने 1 लीटर का लिया, दूसरा मैंने 2 लीटर का लिया। अब तो ये 3 लीटर है, यहाँ का तो फिक्स है, इधर का फिक्स है, मिलाने के पहले वाला जितना लिया उतना ही रहेगा। टोटल करूँगा तो जितना यहाँ ले रखे हो उसको टोटल कर लो, ये इनिशियल हो गया अपना। अब इसके बाद जब हम इसको मिला देंगे तो जो अपना सॉल्यूशन तैयार होगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 3 लीटर का ही होगा कि उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये पूछ रहा हूँ। फिक्स 3 लीटर मास बढ़ेगा घटेगा नहीं तो। हाँ मास तो नहीं घटेगा, हाँ, बढ़ेगा। तो उसमें होगा कि 3 का 3 ही ना रहेगा, तो उससे बढ़ेगा घटेगा कैसे? और बस वो पैक है ना, मिलेगा ना कुछ होगा अंदर। हाँ ये भी सही है, पैक है तो ऊपर बाहर तो जा नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि आप डालते समय थोड़ा सा गिरा देते समय। नहीं वो नहीं है, उतना ही है। मैं बताऊँ, चालू करूँ? सर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, प्रेशर के? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो प्रेशर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी होगा। प्रेशर मैं कहाँ बढ़ा रहा हूँ? आप तो कुछ कम नहीं रहे हैं, मैं बोला तो कि मैं खाली बढ़ा रहे हैं। मैंने बोला तो कि मैं केवल इसको क्या कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलो समझो एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है इसका। पहले तो ये ध्यान रखो, अगर उधर 3 लीटर ही आ गया, ये समझना थोड़ा सा। अब समझो एक्चुअली में क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये मान लो क्या है, यहाँ तक 1 2 3 थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। ये मान लो वो है, मतलब जिसमें वॉल्यूम लिखा रहता है इतने ml वगैरह ये,
तो ये मान लो 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर, ये 4 लीटर का 1 2 3 4, मान लो इसको मैंने मिला दिया और इसका लेवल कहाँ तक पहुँच गया, मान लो यहाँ तक, यानी एग्जैक्टली 3 तक पहुँचा। तो मतलब मिलाने के बाद भी उसका फाइनल वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था। पहले वाला फिक्स है तुम्हारा 3 लीटर, तो मिलाने के बाद भी कितना आ रहा है 3 लीटर, तो इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया बराबर, उसका चेंजेस कितना आएगा, 0। मतलब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये आइडियल सॉल्यूशन कैसा है। अब बात करते हैं कि क्या 0 मतलब कि इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो भी सकता है कि नहीं, और अगर होगा तो क्या कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो समझना, हमने बोला था कि ये ए और बी आपस में अगर रिएक्ट कर गए, क्या कर गए, रिएक्शन कर गए, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होता है तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे क्या होगा, इसके जैसे मान लो कि जो पार्टिकल जैसे ये ए और ये बी का है, तो पहले तो इधर मान लो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका भी ब्रेक हुआ, उसके बाद ये आपस में क्या होंगे, जाके जुड़ेंगे, मतलब आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब रिएक्शन होगा तब की बात हो रही है, ठीक है ना। रिएक्शन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो चेंज, 2 केस जैसे एंथैल्पी का 2 केस बनाए थे वही इसका भी है। तो अगर इन दोनों को आपस में मिलाने पर इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जितना स्पेस इनके पार्टिकल के बीच में था और इनके बीच में था, वहीं जाके उतना ही स्पेस बनेगा दोनों के बीच में, क्योंकि रिएक्शन कुछ हो ही नहीं रहा। तो पार्टिकल के बीच में यहाँ जितना स्पेस है वही इन दोनों को मिलाने के बाद भी यहाँ भी हर पार्टिकल के बीच में स्पेस उतना ही रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए जितना यहाँ टोटल वॉल्यूम आ रहा था उतना ही यहाँ पे भी आएगा, 3 लीटर ही आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम यानी आयतन में परिवर्तन क्या आएगा, 0। ये पहला केस बताया जब रिएक्शन ही ना हो रहा, ठीक है, क्लियर। दूसरा, अगर मान लो इनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने में क्या होता है, ए और बी के बीच में पहले मान लो जो ए के पार्टिकल ये जो हैं, ए है, ये आपस में जुड़े हैं, ये बी है, ये आपस में जुड़ा है, यहाँ पे इनका अलग स्पेस है। लेकिन जैसे मैंने इनको मिलाया और अगर इनका बीच में बॉन्ड ब्रेक होकर जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना चालू हुआ, तो अगर मान लो वो बॉन्ड इनके कंपैरिजन में, जो नया बॉन्ड बन रहा है वो इनके कंपैरिजन में अगर कमजोर हुआ, तो इनके पार्टिकल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर ये जो बॉन्ड है ए के बीच का बॉन्ड जो है और बी के बीच का बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा रिएक्शन में और फिर नया बॉन्ड बनेगा, ए और बी के बीच का बॉन्ड बनेगा। तो अगर मान लो ए और बी के बीच का बॉन्ड इनके कंपैरिजन में कमजोर हुआ, यानी वीक बॉन्ड बना, तो वीक बॉन्ड में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में, मास नहीं चेंज हो रहा, उतना ही बीच में स्पेस आ रहा है उनका, समझ गए। पहले ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, अब इनको ब्रेक करने के बाद एक नया बॉन्ड बन रहा है, समझ गए। तो वो जो नया बॉन्ड बन रहा है अगर वो इनके कंपैरिजन में कमजोर हुआ तो ये दूर दूर बनेंगे। भाई बॉन्ड मजबूत होना मतलब अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है तो वो थोड़ा पास रहेंगे। और जैसे ही नया बॉन्ड बना, इनका ब्रेक होकर जो नया बॉन्ड बना, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से कमजोर हुआ, तो वो क्या उतने ही पास रहेंगे, थोड़ा उनके बीच का दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही पार्टिकल के बीच की दूरी यानी गैसिंग बढ़ी, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ जाएगा। समझ, हाँ, तो वही है, ये कंडीशन है यहाँ पे। क्या हुआ, इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, और पास आ जाएंगे, तो उनका स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा और तो वॉल्यूम घट जाएगा। समझ गए ना। तो एक वॉल्यूम का घटना बढ़ना जो बता रहा है वो एक्चुअली में जो नया बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कहता है। तो अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच का ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए और अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बी, तो बताओ इसमें वॉल्यूम फाइनल वाला ज़्यादा होगा या कम होगा। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है अगर वो ज़्यादा है, वो बॉन्ड ए और बी के बीच में बनने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, बॉन्ड अट्रैक्शन है फोर्स से बनता है ना, तो अगर वो मान लो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम घटेगा फाइनल वाला कि बढ़ेगा, घट जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो इनके बीच की दूरी क्या कम हो जाएगी, पहले से और कम हो जाएगी। और जैसे ही दूरी कम होगी तो वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ 3 तक है, इनके बीच का अगर इनके बीच की अगर दूरी घटी तो ये लेवल नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। मास नहीं चेंज हो रहा, मास उतना ही है, फर्क कहाँ आ रहा है, डेंसिटी में आ रहा है, जो फॉर्मूला बनाए थे। तो ये पास आ गया तो डेंसिटी बढ़ गई है, भाई ये क्या बनाए थे फॉर्मूला, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले लो, या फिर हो गया कहीं यहीं रहे, दुकान कब भेज रहे हैं, ये कांस्टेंट है मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। कब, जब मास कांस्टेंट हो तब। इसको जब आप क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो मैंने ये जो कंटेनर बंद करके रखा हुआ है तो यहाँ मास कांस्टेंट है, वेपर जो अगर वेपराइज भी होगा तो वो बाहर नहीं जा सकता, तो जो सब्सटेंस ले रखे हो उसका जितना मास यहाँ पे है मिलाने के बाद भी मास उतना ही रहेगा, मतलब यहाँ मास कांस्टेंट है।
तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन आ जाएगा, इनवर्सली। यानी जो नया सॉल्यूशन, जो आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, अगर वहाँ पे जो बॉन्ड, नया बॉन्ड जो बन रहा है, उसके बॉन्ड बनने के कारण अगर पार्टिकल पास पास आ गए, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, इनके कंपेरिजन में पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे। अब पार्टिकल जब पास पास आते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, समझ गए। अब इसी का अपोजिट समझ लो, अगर बनने वाला बॉन्ड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे भी इनिशियल जो होगा वो भी इनिशियल ज़्यादा होगा कि भी फाइनल, ये बताओ पहले। यहाँ पे इस वाले में बॉन्ड क्या है, पहले जो नया बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है पहले वाले से, तो वो पास पास आ जाएंगे ना पार्टिकल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब इनिशियल यहाँ पे ज़्यादा है, समझ गए। और अगर मान लो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो फाइनल वाला ए और बी के बीच का क्या हो गया, मान लो कमजोर हो गया पहले के कंपैरिजन, मतलब ए के बीच में लगने वाला और बी के बीच में लगने वाले फोर्स से ये क्या है, कम है, नया जो बॉन्ड बना है, तो वो पहले ज़्यादा पास पास थे, और जब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इसका लेवल ऊपर आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ से भी समझो और वहाँ से भी समझ लो, जैसे ही पार्टिकल दूर दूर होंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मतलब पहले के बराबर वॉल्यूम जो है वो नहीं आएगा। तो समझ में आया। तो अब कभी ना बोलना कि 1 लीटर और 2 लीटर को मिलाने पर 3 लीटर बनेगा, ठीक है। उससे कम भी बन सकता है और उससे ज़्यादा भी, वो किस पर डिपेंड करेगा, जो नया बॉन्ड बन रहा है उस पर, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है पहले के कंपैरिजन में कि वीक बॉन्ड बन रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो पास आ जाएंगे पार्टिकल पहले के कंपैरिजन में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और अगर वीक बॉन्ड बना पहले के कंपैरिजन में तो वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। तो अगर ऐसा केस फंस गया तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं आएगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, नॉन आइडियल, समझ गए। और अगर इनमें इनके जो फाइनल वॉल्यूम है उतना ही आता है जो इनिशियल है, मतलब उनके बीच में नया जो बॉन्ड बन रहा है वो इनके बराबर ही आ रहा है, मतलब जो न्यू बॉन्ड बन रहा है वो बराबर है ए और बी के, तो ये वाला किस में चला जाएगा, आइडियल में, क्योंकि उनके पार्टी जो नया बॉन्ड बना है तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम कर रहा है जितना पहले था, तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो जब पार्टिकल के बीच में कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वॉल्यूम में भी चेंजेस नहीं आएगा, तो फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम बराबर, उनका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, आइडियल। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो निपटा लो इनको, कहाँ 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 लिख डाले। चलो तो समझ गए ना आइडियल और नॉन आइडियल का केस क्या है। एक बार अब पूरा शॉर्ट में देख लो भाई। क्या बोला, पहला केस क्या बना था कि राउल्ट के नियम को अगर फॉलो करेगा, मतलब पी जो है यानी सॉल्यूशन का वो क्या हो, ए के पार्टिकल प्रेशर और बी के पार्टिकल प्रेशर के बराबर आएगा ना, तो क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर ये फॉलो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो राउल्ट के बनाए गए फॉर्मूले वाले के प्रेशर के बराबर अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या किए थे, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी में चेंजेस यानी एनर्जी में चेंजेस अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर एंथैल्पी में चेंजेस जीरो नहीं आ रहा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। कब जीरो आता है कब जीरो नहीं आता वो सब तो समझ गए, ठीक है ना। तीसरा क्या बना है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन। और अगर चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये कंडीशन है इनके, आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है ना, क्लियर। देखो इसीलिए जब आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया था ना कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो पढ़े थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन, वहीं पे लिखवाया था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसी को आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। याद आया कुछ, नहीं याद आया, फिर से सुन लो, ठीक है। क्या बोला था, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन माना जाता है उसको, आइडियल। उसका कारण बताओ। यहाँ पे ये जो पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली हो अब जरा बताओ। और फिर मैं केवल डाइल्यूट नहीं लिख रहा हूँ, हाईली डाइल्यूटेड में लिख दे रहा हूँ। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब तुम जितना ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन लो, मतलब जितना तनु विलयन बना सको उतना तनु विलयन लो, वो कहाँ जाएगा, मतलब वो उतना ही आइडियल होता जाएगा। इसका कारण बताओ, आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन। अति तनु विलयन, हाँ बोलो। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, कब बताया था, ये मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, ये तो किसी से कंपैरिजन करना पड़ता है। हम ये पूछ रहे हैं कि हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है वो अति तनु विलयन जो है वो आदर्श विलयन की तरह बिहेव क्यों करेगा। अति तनु सॉल्यूशन का विलयन का मतलब समझ रहे हो, हाईली डाइल्यूट मतलब उसमें, हाँ
मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्यूट लगभग ना के बराबर। जैसे मान लो पानी है, पानी 10 लीटर ले लो और 10 लीटर पानी में 0.1 ग्राम का नमक मिला दो, वो विलियन बन गया है, क्योंकि वहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, पानी है और नमक भी। ये राउल्ट वाला है। ओके, मैं समझने के लिए समझ लो, वहाँ पे दोनों लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ता है राउल्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हाईली कंसनट्रेटेड बोले दे रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब अति तनु विलियन जो होगा वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, आदर्श विलियन की तरह। ऐसा क्यों? ये सारे केस जो पढ़े हो यहीं से इमेजिन लगाओ थोड़ा सा कि ऐसा क्यों है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की सॉल्यूट ना के बराबर, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड तो नहीं बनेगा। हाँ, लगभग ना के बराबर, यानी ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा तुमको उसमें, जैसा बॉन्ड पहले था वैसा ही रहेगा, बाद में भी रहेगा, यानी ठीक है, कोई समझ गए ना। मतलब हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो, जो अपन जो ये सब राउल्ट वोल्ट वाला जो किए हैं, ये किसी एक सब्सटेंस के लिए नहीं है, सॉल्यूशन के लिए पूरा ये चलता है, विलियन के लिए चलता है। तो मैंने अपना जो सॉल्यूशन तैयार किया वो मैंने हाई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तैयार किया है, मतलब बहुत ही टन विलियन लेके रखा है, मतलब इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। जैसे ए और बी दो कंपोनेंट आप लिए, अब ए और बी में अब बी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये मान लो ये क्या है, बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा वही देखो किस शेप में दिख रहा है, पौवा वाला दिख रहा है, ठीक है। ये पानी है, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। ये मेरे लायक वाला है, जिसको अगर बोला जाए कि पिया भी और नहीं भी पिया है, ठीक है। तो पानी ले लो, कितना 10 लीटर पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा क्या मिला दो, अल्कोहल मिला दो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना, ये कौन सा है, ये हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो मतलब ये जितने भी आप इफेक्ट देखे हो, ये सारे चेंजेस इसमें लगभग ना के बराबर होंगे। मतलब जैसे क्या बोला कि मतलब बॉन्ड वॉन्ड वगैरह बनने उनने की बात आई, तो अमाउंट इतना कम है इसका कि वो बॉन्ड उतना ज़्यादा वो बना ही नहीं पाएगा वहाँ पे जाके, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में भी, समझ गए। प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसका अमाउंट इतना कम है कि इसका प्रेशर जो है वो लगभग ना के बराबर दिखेगा, पर है लेकिन ना के बराबर, तो उतना ही प्रेशर आएगा जितना पहले था मिलाने के पहले और जितना मिलाने के बाद। तो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे आइडियल की तरह ही लगभग क्या होंगी, केस मिलेंगे तुमको इसमें। इसलिए बोला जाता है कि हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आगे समझ में क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन?